नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा देवी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे बहुत लोग जानते तो हैं लेकिन सही तरह से समझते बहुत कम हैं। वह विषय है डायरेक्ट सेलिंग। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना है। कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कुछ इसे बिजनेस मॉडल कहते हैं, कुछ लोग इसे पार्ट टाइम इनकम का जरिया मानते हैं और कुछ लोग आज भी इसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं। किसी को इसमें फ्यूचर दिखता है, किसी को कन्फ्यूजन। कोई कहता है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, कोई कहता है ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का खेल है। लेकिन सच क्या है? डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दुनिया में इसका कितना बड़ा नेटवर्क है? कौन कौन से देश इस इंडस्ट्री में आगे हैं? भारत की पोजीशन क्या है और आने वाले समय में इसका फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट सेलिंग को ऊपर से नहीं बल्कि जड़ से समझेंगे। इतिहास भी समझेंगे, वर्तमान भी देखेंगे, ग्लोबल डेटा भी समझेंगे, इंडिया का मार्केट भी जानेंगे और सबसे ज़रूरी हम ये समझेंगे कि इस इंडस्ट्री का असली आधार क्या है। प्रोडक्ट, पीपल, ट्रस्ट और सिस्टम। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? सबसे पहले सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी सवाल, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? सीधी भाषा में कहें तो डायरेक्ट सेलिंग एक रिटेल चैनल है, यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक तरीका। लेकिन यह तरीका ट्रेडिशनल शॉप, मॉल, सुपरमार्केट या परमानेंट रिटेल स्टोर से अलग होता है। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर तक पहुंचता है, व्यक्ति से व्यक्ति, रिकमेंडेशन से, डिमॉन्स्ट्रेशन से, रिलेशनशिप से, ट्रस्ट से। यानी इसमें अक्सर कोई परमानेंट दुकान ज़रूरी नहीं होती। एक डायरेक्ट सेलर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूमर तक सीधे लेकर जाता है, उसके बारे में समझाता है, डेमो देता है, एक्सपीरियंस शेयर करता है और फिर सेल होती है। आज के समय में ये काम सिर्फ फेस टू फेस नहीं होता। पहले होम मीटिंग्स, पर्सनल विजिट्स, 1-to-1 मीटिंग्स, पार्टी प्लान्स ज़्यादा कॉमन थे। अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, जूम, वीडियो कॉल्स और डिजिटल कम्युनिटीज़ भी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन चुके हैं। यानी इंडस्ट्री बदल चुकी है। प्रिंसिपल वही है लेकिन टूल्स मॉडर्न हो गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? अब आते हैं हिस्ट्री पर। अगर हम मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इसकी शुरुआती जड़ें यूनाइटेड स्टेट्स में मिलती हैं। ऑफिशियल यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन टाइमलाइन के अनुसार 1855 में साउथ वेस्टर्न पब्लिशिंग हाउस का एस्टेब्लिशमेंट शुरुआती स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट सेलिंग माइलस्टोन्स में गिना जाता है। फिर कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी की स्थापना हुई जिसे बाद में एवॉन के नाम से जाना गया और 1910 में आज की यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का शुरुआती रूप बिंघमटन, न्यूयॉर्क में बना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग कोई आज की बनी हुई चीज़ नहीं है। ये 10-20 साल पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। इसकी जड़ें 19th सेंचुरी तक जाती हैं। यानी यह एक सेंचुरी ओल्ड बिजनेस चैनल है जिसने समय के साथ अपने टूल्स, मेथड्स और फॉर्मेट्स बदल लिए, लेकिन उसका कोर प्रिंसिपल पर्सन टू पर्सन ट्रस्ट बेस्ड सेलिंग आज भी वही है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुआ? अब सवाल आता है, भारत में डायरेक्ट सेलिंग कब आया? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को लेट 1990 में किक स्टार्टेड माना जाता है। उसके बाद ग्लोबल प्लेयर्स के इंडियन मार्केट में आने से इंडस्ट्री ने तेज़ी से ग्रोथ देखी। यानी ग्लोबली यह इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन इंडिया में इसका ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न फेज रिलेटिवली नया है और इसी वजह से इंडिया में अभी भी अवेयरनेस, ट्रस्ट, रेगुलेशन, ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत जगह है। मतलब अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग क्यों बढ़ा? भारत में डायरेक्ट सेलिंग के बढ़ने के पीछे कई प्रैक्टिकल कारण रहे। पहला, भारत जैसा बड़ा कंट्री जहां पॉपुलेशन वास्ट है और रिटेल पेनिट्रेशन हर जगह बराबर नहीं है, वहां पर्सन टू पर्सन मॉडल नेचुरली फिट बैठता है। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डिमांड। तीसरा, लो एंट्री अपॉर्चुनिटी। चौथा, रिलेशनशिप बेस्ड बाइंग बिहेवियर। और पांचवा, वेलनेस, पर्सनल केयर और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स जैसी कैटेगरीज की रिपीट डिमांड। IDSS सर्वे के अनुसार डायरेक्ट सेलर्स के डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के सबसे बड़े रीजंस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एडिशनल इनकम पोटेंशियल शामिल हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इस मॉडल को सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है? अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाती है या मार्केट करती है। उस कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलर्स जुड़ते हैं।
ये डायरेक्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स को अपने नेटवर्क, सोशल सर्कल, कम्युनिटी, कस्टमर्स या वाइडर मार्केट तक पहुंचाते हैं। यहाँ 3 स्तर समझना आसान रहेगा। पहला, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज़ करता है। दूसरा, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोडक्ट को समझाता है, बेचता है, सर्विस देता है, रिपीट ऑर्डर्स लेता है। तीसरा, टीम लीडर जो सिर्फ खुद सेल नहीं करता बल्कि सिस्टम सिखाता है, लोगों को ट्रेन करता है, डुप्लीकेशन बनाता है, कस्टमर कल्चर डेवलप करता है। यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सिर्फ जॉइनिंग है, लेकिन असल में लॉन्ग टर्म बिजनेस वहीं बनता है जहां 3 चीज़ें साथ हों: प्रोडक्ट मूवमेंट, कस्टमर रिटेंशन और टीम डेवलपमेंट। सिर्फ टीम जुड़ने से बिजनेस स्ट्रांग नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से भी बड़ा स्केल नहीं बनता, और सिर्फ मोटिवेशन से तो बिल्कुल नहीं बनता। स्केल तब बनता है जब प्रोडक्ट, पीपल और प्रोसेस तीनों अलाइन हों। डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल साइज कितना है? अब आते हैं ग्लोबल पोटेंशियल पर। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस यानी WFDSA के ऑफिशियल 2024 फास्ट फैक्ट्स के अनुसार दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ग्लोबल रिटेल सेल्स लगभग 13 लाख करोड़ रही। यानी यह कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, यह एक सीरियस ग्लोबल रिटेल चैनल है। इसी ऑफिशियल अपडेट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 104.3 मिलियन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यानी यह इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और विमेन पार्टिसिपेशन तीनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। WFDSA के अनुसार 21 मार्केट्स ऐसे हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग सेल्स $1 बिलियन या उससे अधिक हैं, और ये मार्केट्स ग्लोबल सेल्स का 92% अकाउंट करते हैं। रीजनल शेयर में एशिया पैसिफिक लगभग 40%, अमेरिका 37%, यूरोप 21% और अफ्रीका मिडिल ईस्ट लगभग 0.08% दिखाया गया है। इन नंबर्स का सिंपल मतलब है डायरेक्ट सेलिंग नीश नहीं है, यह ग्लोबल स्केल पर एस्टैब्लिश्ड है। यह लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जोड़ने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दुनिया के कौन कौन से देश डायरेक्ट सेलिंग में सबसे आगे हैं? WFDSA के 2024 फास्ट फैक्ट्स के अनुसार टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट्स हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, चाइना, कोरिया, मलेशिया, जापान, ब्राज़ील, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान। अब इस लिस्ट को देखकर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ आती है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ अमेरिका का मॉडल नहीं है, सिर्फ एशिया का भी नहीं है, सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का भी नहीं है। इसमें मैच्योर इकोनॉमीज़ भी हैं, इमर्जिंग मार्केट्स भी हैं और रिलेशनशिप ड्रिवन मार्केट्स भी हैं। यानी यह चैनल अलग अलग कल्चर्स में काम करता है, बस एग्जीक्यूशन स्टाइल बदलता है। कंट्री वाइज डेटा क्या कहता है? अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेटेस्ट ऑफिशियल ग्लोबल फास्ट फैक्ट्स 2024 हमें रैंकिंग और ब्रॉड पिक्चर देते हैं, लेकिन डिटेल्ड कंट्री बाय कंट्री पब्लिक टेबल 2023 रिपोर्ट में अवेलेबल है। उसी डिटेल टेबल के आधार पर अगर हम कुछ बड़े देशों को देखें तो 2023 में अप्रॉक्सीमेट रिटेल सेल्स इस तरह थीं: यूनाइटेड स्टेट्स लगभग 3 लाख करोड़ इंडियन रुपीस, जर्मनी लगभग 1,64,000 करोड़, कोरिया लगभग 1,36,000 करोड़, चाइना लगभग 1,24,000 करोड़, जापान लगभग 88,229 करोड़, मलेशिया लगभग 78,850 करोड़, ब्राज़ील लगभग 66,466 करोड़, मेक्सिको लगभग 57,000 करोड़, फ्रांस लगभग 39,400 करोड़, ताइवान लगभग 37,500 करोड़, इंडिया लगभग 28,890 करोड़। यहाँ से हमें 2 चीज़ें समझ आती हैं। पहली, US अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरी, एशिया की कई इकोनॉमीज़ जैसे चाइना, कोरिया, मलेशिया, जापान, ताइवान और इंडिया इस चैनल में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं। यानी डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर सिर्फ वेस्ट में नहीं, एशिया में भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या इन देशों का ग्रोथ पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है? हाँ, बिल्कुल। 2023 डिटेल WFDSA टेबल के अनुसार कुछ मार्केट्स ग्रोथ में आगे दिखे, जैसे जर्मनी, मलेशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, ताइवान और इंडिया। इंडिया के लिए उस कंट्री टेबल में लगभग 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई गई थी। जर्मनी लगभग 7%, मलेशिया लगभग 1%, ब्राज़ील लगभग 4%, मेक्सिको लगभग 3%, ताइवान लगभग 3% पर थे। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का करंट साइज कितना है? अब इंडिया पर डिटेल में आते हैं। IDC FI 2023-24 सर्वे के अनुसार इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज लगभग 22,142 करोड़ रहा।
यह FY 2022-23 के 21,282 करोड़ से लगभग 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और FY 2019-20 से FY 2023-24 तक इंडस्ट्री ने लगभग 7% CAGR से ग्रोथ दिखाई। ये डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडिया में इंडस्ट्री सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रही, वह स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़ रही है और यह ग्रोथ किसी एक साल की एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मल्टी ईयर ट्रेंड है। भारत में कितने डायरेक्ट सेलर्स हैं? आइडसा रिपोर्ट के अनुसार FY 2023-24 में इंडिया में लगभग 88 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स थे। यह FY 2022-23 के लगभग 86 लाख से ग्रोथ दिखाता है। जेंडर वाइज स्प्लिट में लगभग 56% पुरुष और 44% महिलाएं थीं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर विमेन शेयर बहुत डोमिनेंट दिखती है जबकि इंडिया में पार्टिसिपेशन मोर बैलेंस्ड नज़र आती है। इसका मतलब है कि इंडिया में अभी भी विमेन लेड एक्सपेंशन की बहुत बड़ी संभावना मौजूद है और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, डिजिटल टूल्स, सेफ्टी, कम्युनिटी सपोर्ट और लीडरशिप डेवलपमेंट मिले तो यह पार्टिसिपेशन और तेज़ी से बढ़ सकती है। भारत में कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज सबसे आगे हैं? भारत में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा आधार कौन सा सेगमेंट है? IDSA FY 24 रिपोर्ट के अनुसार वेलनेस एंड न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में लगभग 64% कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर ने लगभग 23% कंट्रीब्यूशन दिया, यानी इन दो कैटेगरीज ने मिलकर लगभग 87% सेल्स शेयर लिया। सीधी भाषा में भारत में डायरेक्ट सेलिंग की रीढ़ वेलनेस और पर्सनल केयर हैं। इसका मतलब यह भी है कि आने वाले समय में हेल्थ अवेयरनेस, प्रिवेंटिव वेलनेस, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट और सेल्फ केयर ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री को और इन्फ्लुएंस करेंगे। भारत में कौन से रीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? IDSA रिपोर्ट के अनुसार FY 2023-24 में नॉर्थ रीजन ने लगभग 29% शेयर के साथ लीड किया और ईस्ट रीजन लगभग 24% शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। स्टेट लेवल कंट्रीब्यूशन में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई गई है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ साउथ इंडिया या मेट्रोज तक सीमित है, लेकिन करंट डेटा यह दिखाता है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडर हो चुका है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसकी पकड़ बन रही है। आज के डिजिटल ईरा में डायरेक्ट सेलिंग कैसे बदल रहा है? अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ घर घर जाकर प्रोडक्ट दिखाने का पुराना तरीका रह गया है? नहीं, आज डायरेक्ट सेलिंग एक हाइब्रिड मॉडल बन चुका है। IDSA सर्वे के अनुसार प्राइमरी सेल्स चैनल्स में अभी भी इन होम डेमोन्स्ट्रेशंस का शेयर सबसे अधिक लगभग 54% है, लेकिन साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लगभग 17% और व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप्स लगभग 15% सेल्स चैनल्स के रूप में यूज़ हो रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर व्हाट्सएप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिखी, जहां रिपोर्ट में व्हाट्सएप यूसेज अराउंड 80% बताया गया अमंग प्राइमरी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज फॉर डायरेक्ट सेलिंग। यानी ट्रूथ ये है कि आज की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दो दुनियाओं का मिक्स है, ह्यूमन रिलेशनशिप और डिजिटल लेवरेज। एक तरफ प्रोडक्ट अब भी ट्रस्ट से बिकता है, दूसरी तरफ फॉलोअप, प्रेजेंटेशन, टेस्टिमोनियल शेयरिंग, ट्रेनिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग और रिपीट ऑर्डर डिजिटल टूल्स से तेज़ हो रहे हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर प्रूफ इंडस्ट्री है? अब बहुत बड़ा सवाल, क्या डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है? मेरे अनुसार और अवेलेबल डेटा के आधार पर इसका जवाब है हाँ, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है? फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, फ्यूचर उन कंपनीज और लीडर्स का है जो इन 6 पिलर्स पर काम करेंगे। 1. प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट ऐसा हो जो जेन्युइनली कंज्यूमर यूज़ करे, रिपीट करे, रिकमेंड करे। 2. कंप्लायंस, कंपनी ट्रांसपेरेंट हो, लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करे, एग्जैजरेटेड क्लेम्स न करे। 3. कस्टमर कल्चर, बिजनेस कस्टमर बेस्ड हो, सिर्फ जॉइनिंग बेस्ड नहीं। 4. डिजिटल एडेप्टेशन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन सब का स्मार्ट यूज़ हो। 5. स्किल डेवलपमेंट, सेल्स, कम्युनिकेशन, फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोडक्ट एजुकेशन, लीडरशिप, ये स्किल्स बिल्ड हों। 6. एथिकल लीडरशिप, जहां एक्साइटमेंट हो पर एग्जैजरेशन ना हो, एम्बिशन हो पर मैनिपुलेशन ना हो। जब ये 6 पिलर्स साथ आते हैं तब डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर प्रूफ बनता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन,
डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 ने इंडस्ट्री को एक सीरियस लीगल फ्रेमवर्क दिया। इन रूल्स ने साफ किया कि पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर नहीं चलाया जा सकता। कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर होने चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? जितना लीगल क्लैरिटी बढ़ेगी उतना जेन्युइन कंपनीज का ट्रस्ट बढ़ेगा, और जितना ट्रस्ट बढ़ेगा उतना मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब रेगुलेशन एनिमी नहीं है, सही रेगुलेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन है। डायरेक्ट सेलिंग में असली सक्सेस किसकी होगी? अब बहुत प्रैक्टिकल बात, इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सक्सेस किसकी होगी? उसकी नहीं जो सिर्फ बोलता अच्छा है, उसकी नहीं जो सिर्फ क्राउड एक्साइट कर लेता है, उसकी नहीं जो सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने में तेज है। लॉन्ग टर्म सक्सेस उसकी होगी जो प्रोडक्ट को समझता है, जो कंज्यूमर को वैल्यू देता है, जो रिपीट कस्टमर्स बनाता है, जो टीम को ट्रेन करता है, जो डुप्लीकेशन सिस्टम बनाता है, जो डिजिटल टूल्स यूज़ करता है, जो एथिक्स नहीं छोड़ता। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत एक्साइटमेंट से हो सकती है, लेकिन स्थायी सफलता सिस्टम से ही आती है। आने वाले 5-10 साल में डायरेक्ट सेलिंग कैसा दिख सकता है? मेरे हिसाब से आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग 5 बड़े बदलावों के साथ आगे बढ़ेगा। पहला, अधिक डिजिटल व्हाट्सएप कॉमर्स, वीडियो एजुकेशन, सोशल प्रूफ, ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होंगे। दूसरा, अधिक कंप्लायंस ड्रिवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, क्लेम्स कंट्रोल, प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तीसरा, वेलनेस लेड ग्रोथ, हेल्थ कॉन्शियसनेस और प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल ट्रेंड्स वेलनेस कैटेगरी को आगे बढ़ाते रहेंगे। चौथा, रीजनल एक्सपेंशन, टियर 2, टियर 3 रीजनल लैंग्वेज मार्केट्स में ज़्यादा ग्रोथ आएगी। पांचवा, क्रिएटर प्लस सेलर हाइब्रिड मॉडल आने वाले समय में डायरेक्ट सेलर सिर्फ सेलर नहीं रहेगा, वह एजुकेटर, कंटेंट क्रिएटर, कम्युनिटी बिल्डर और ब्रांड एम्बेसडर भी होगा। जो लोग कंटेंट और कॉमर्स को जोड़ देंगे वे इंडस्ट्री में अलग लेवल पर जाएंगे। ये आखिरी पॉइंट मेरा एनालिसिस है, लेकिन अवेलेबल डिजिटल ट्रेंड डेटा इसे सपोर्ट करता है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी पॉइंट क्या है? इंडिया के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी पॉइंट है पॉपुलेशन प्लस एस्पिरेशन प्लस डिजिटल पेनिट्रेशन प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नीड का कॉम्बिनेशन। एक तरफ युवा पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ जॉब प्रेशर है, तीसरी तरफ स्मार्टफोन एक्सेस है, चौथी तरफ हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, पांचवी तरफ छोटे शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप की नई भूख है। अगर इस सबको एथिकल डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल स्ट्रेटजी के साथ जोड़ा जाए तो इंडिया आने वाले समय में वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग लैंडस्केप में और मजबूत पोजीशन ले सकता है। आज इंडिया टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है, लेकिन डिटेल्ड 2023 कंट्री फिगर्स के आधार पर वह ऑलरेडी सिग्निफिकेंट मार्केट है। एक ऑनेस्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में नए हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं तो 3 बात हमेशा याद रखिए। पहली, कंपनी चुनते समय प्रोडक्ट, कंप्लायंस, कल्चर और क्रेडिबिलिटी देखिए। दूसरी, जल्दी पैसा नहीं, पहले स्किल बिल्ड कीजिए। तीसरी, नेटवर्क बिल्ड करने से पहले कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, क्योंकि कस्टमर बिजनेस को टिकाता है, टीम बिजनेस को बढ़ाती है और लीडरशिप बिजनेस को लंबे समय तक जीवित रखती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई हल्की या कैजुअल इंडस्ट्री नहीं है। यह एक गहरी, पुरानी, इवॉल्विंग और ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है। इसकी जड़ें 19वीं सदी तक जाती हैं। इसने ट्रेडिशनल डोर टू डोर मॉडल से मॉडर्न डिजिटल सोशल सेलिंग तक का सफ़र तय किया है। आज यह दुनिया में $163 बिलियन के आसपास का रिटेल चैनल है। करोड़ों इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स इससे जुड़े हैं। टॉप ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका, जर्मनी, चाइना, कोरिया, मलेशिया, जापान, ब्राज़ील, मेक्सिको, फ्रांस और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। भारत में यह इंडस्ट्री लगभग 22,142 करोड़ के स्तर पर पहुंच चुकी है। 48 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स के साथ आगे बढ़ रही है और वेलनेस और पर्सनल केयर कैटेगरीज इसकी ताकत बनी हुई हैं। डिजिटलाइजेशन, हेल्थ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और टियर 2-3 एक्सपेंशन इसके फ्यूचर ड्राइवर्स हैं। लेकिन साथ ही एथिक्स, कंप्लायंस और कंज्यूमर ट्रस्ट इसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का माध्यम नहीं है, यह ट्रस्ट से कॉमर्स बनाने की कला है। यह रिलेशनशिप को वैल्यू में बदलने की प्रक्रिया है। यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप में बदलने का रास्ता है और इसका भविष्य उन्हीं के हाथ में है जो इसे शॉर्टकट नहीं, स्किल बेस्ड,
सर्विस बेस्ड और सिस्टम बेस्ड प्रोफेशन की तरह लेते हैं। और याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत इंसान से हुई थी, उसकी ताकत आज भी इंसान ही है, लेकिन उसका भविष्य उस इंसान का होगा जो ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग तीनों को साथ लेकर चलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।